नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उद्देश्य यूपी पीएससी में। पॉलिटी सीरीज के 13 लेक्चर है और आज हम सेकंड फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे जो कि है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में आपके जो आर्टिकल कवर होते हैं वो होते हैं आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल नंबर 22। ठीक, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम में सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 19, जो कि आपके 6 तरह की आज़ादी देता है आपको। ठीक है, उन 6 तरह की जो आज़ादी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हिंदी में से कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपके अपने जो भी विचार हैं वो आप जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है उसमें कि आप स्टेट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मतलब आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है, किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी धर्म विशेष के खिलाफ आप आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते। तो उसमें आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो सीमित हो जाती है। उसके अलावा आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी बोलना चाहते हो वो बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यवहार में, एक अच्छे रेस्पेक्ट में। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब इसके जो एक तो बोलने से हो गया आपके विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो आप बोल सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, आप अपने पैम्फलेट छपवा सकते हैं, आप बैनर लगवा सकते हैं अपने, ठीक, और दूसरे की जो स्पीच अच्छी है उनको भी आप कॉपी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो दिस ऑल कम्स अंडर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब इसमें बहुत सारे राइट्स हमको दे रखे हैं, इसमें आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते भाई किसी की। ठीक है, आए दिन हम जब आपने सुनते कि एक फलानी पार्टी ने दूसरी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा दिया कि साहब उन्होंने हमारे फोन टैप करवाए। ठीक है, तो वो आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता, आप किसी की जासूसी नहीं कर सकते। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। ठीक है, आप साइलेंस रहकर, मतलब आप बिना कुछ बोले, वो भी आपका राइट है कि आप किसी के ऊपर प्रतिक्रिया ना दें। ठीक, दैट इज ऑल्सो आपका फंडामेंटल राइट है। आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप खामोश रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं, कोई आप पे आरोप लगा रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अप टू यू। सेकेंड इज असेंबली, मतलब आप जो है समूह बना सकते हैं, ठीक, लेकिन आप गैदर हो सकते हैं, आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके आर्म्स यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि असेंबलिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे अभी शाहीन बाग में फिलहाल हुई थी, अभी आपके ये किसान मोर्चा जो है उन्होंने धरना दे रखा है, असेंबलिंग कर रखी है, लेकिन अगर उसमें आपने आर्म्स यूज कर दिए या वेपन्स यूज हो गए या मतलब नॉन वायलेंस ग्रुपिंग हो गई, तो फिर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है वो फिर आपके ऊपर एक्शन लेगी। ठीक है, जो भी पनिशेबल एक्ट्स बनेंगे वो आपके ऊपर इम्प्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो असेंबलिंग अलाउड है, लेकिन इन अ बेटर मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर और नॉन वायलेंट मैनर। ठीक है, वायलेंस अगर हो गया तो आपकी ये आज़ादी छिन जाएगी। ठीक, तीसरा है आपका, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, आप ग्रुप, मतलब एसोसिएशन का मतलब ये कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक, लेकिन ट्रेड यूनियंस की गारंटी सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है आपको कि आपने यूनियन बना लिया और आपके सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। ठीक है, आप यूनियन बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, आपका जनाधार है, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो आपको ये अधिकार दिए गए हैं। मूवमेंट, मतलब मूवमेंट में यहाँ पे 2 डायमेंशन है आपके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में मतलब मूवमेंट आप विद इन द इंडियन टेरिटरी आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टेट आपको मना नहीं कर सकता कि भाई आप तुम बिहार वाले हो, तुम गुजरात नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप पूरे पूरी इंडियन टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं आप वहां नहीं जा सकते। ठीक है, अब जैसे आपके ट्राइबल एरियाज हैं, तो ट्राइबल एरियाज जो है, जो ट्राइब्स हैं हमारी, उनकी अपनी संस्कृति, अपनी पहचान है, अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, उनके कल्चर है, कस्टम है, तो उसमें जब बाहरी व्यक्ति जाएंगे तो उसमें इंटरफेयर करता है। ठीक है, वो उन्हें पसंद नहीं आता, फिर वो अराजक हो, मतलब वायलेंट हो जाते हैं, तो एक स्थिति अच्छी नहीं बनती।
तो वहाँ जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते। जैसे आपका अंडमान है, अंडमान में कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो अपने हजारों साल से जिस तरीके से रहती आ रही है उसी तरीके से रह रही है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर भी नहीं करती, ठीक है, लेट देम बी एट, ठीक। तो इस ऐसी जगह पे जहाँ रिस्ट्रिक्शंस है आप वहाँ नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि आप बोलो साहब मुझे आज़ादी है घूमने की, मैं कहीं भी चला जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं, विद रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अच्छा, असेंबली में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया कि आपने असेंबली जो करी है, आपने जो भी अपनी जहाँ भी गैदरिंग करी है उसमें रिस्ट्रिक्शन जो लगेंगी वो 2 ग्राउंड पर लगेंगी। एक तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे अगर कोई बात आई तो तुरंत आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। या आपने कुछ भी ऐसी कोई बात बोल दी जो स्टेट के अगेंस्ट या भारत के अगेंस्ट उसकी सॉवरेनिटी को खतरा पैदा करती है, या फिर आप एनिमी नेशन के साथ या एनिमी एलियन के साथ, मतलब जो आपके नॉन सिटीजन हैं उनके साथ मिलकर आपने कोई षड्यंत्र रच लिया, ठीक है, जिससे आपकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इफेक्ट करती है, तो आप तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ठीक है। और अभी रिसेंट में आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। मूवमेंट हो गया आपका रेजिडेंस। रेजिडेंस में ये है कि आप कहीं भी टेम्परेरी या परमानेंट पूरे भारत में उसकी जो टेरिटरी है उसमें कहीं भी आप रह सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप अपना व्यवसाय रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, टेम्परेरी भी रह सकते हैं कुछ समय के लिए या परमानेंट भी रह सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई सरकार किसी तरह कोई कानून इस तरह का बनाती है तो वो कानून कोर्ट में खत्म हो जाएगा, वो कहीं टिकेगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है कि हम पूरे भारत में कहीं भी घूमें, कहीं भी रहें, ठीक है। देन कम्स प्रोफेशन। आपके पास आज़ादी है कि आप किसी भी तरीके का व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस चला सकते हैं, ठीक, किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं। अब किसी भी तरह की जॉब करने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई करी है साइंस की और आप बनना चाहते हैं कुछ और, कॉमर्स का काम करना चाहते हैं, तो मतलब जो क्वालिफाइड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, तब आप वो जॉब कर पाएंगे। लेकिन बिजनेस के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, आप बिजनेस कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, यू आर फ्री, और पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जॉब भी आप कहीं भी पूरे भारत में ले सकते हैं, ठीक। भले स्टेट कोटा अब आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे मतलब, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ठीक। अभी मैंने रिसेंटली देखा था 75% जो है आपका किसी स्टेट ने अपने स्टेट के लोगों के लिए उनकी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए, अगर मुझे उस स्टेट में जाके काम करना है तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये तरह की पाबंदी सी होती है, ठीक। तो जिससे मूवमेंट हम कर सकते हैं पूरे भारत में, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी प्रोफेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या भावना डेवलप होती है, एक पेट्रियोटिक भावना डेवलप होती है कि हम पूरा भारत हमारा सिंगल एंटिटी है, ठीक है, एक सिंगल यूनिट है, हम अलग अलग नहीं है, ठीक। अच्छा, इसमें जो मैंने ब्लू से यहाँ पे मार्क किया है, एक राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट भी, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जिसको बाद में हटा दिया गया। तो उसमें था एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। इस आर्टिकल 19 में ये एक क्लॉज था, ठीक है। इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 के इसको हटा दिया गया, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में भी आपके 6 आर्टिकल 19 के 6 क्लॉज है फ्रीडम ऑफ स्पीच के, राइट टू फ्रीडम के। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 20 सेज प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब ऐसे व्यक्तियों की प्रोटेक्शन, मतलब उनके भी कुछ राइट्स हैं जिन्होंने जुर्म कर दिया और उनका जुर्म साबित हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। तो आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, ऐसे पर्सन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं। अब ऐसे कौन से लोग होते हैं, सिटीजन्स, एक तो इंडियन सिटीजन हो गए, उनको भी ये राइट मिला हुआ है, ठीक है। फॉरेनर्स, नॉन सिटीजन जिन्हें कहते हैं, उनको भी ये राइट्स है। और लीगल पर्सन्स, लीगल पर्सन्स में आपकी क्या है, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कंपनी है, वो लीगल पर्सन्स में आते हैं, उनको भी ये राइट्स मिला हुआ है, ठीक है। इसमें 3 प्रोविजंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कहने का है कि अ पर्सन कैन नॉट कन्विक्टेड एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स।
मतलब किसी कोई अपराधी है जिसने अपराध कर लिया, अपराध हो गया, उससे जुर्म हो गया है, ठीक है, तो वो तब तक कन्विक्टेड नहीं होगा जब तक वो वायलेशन ऑफ लॉ ना करे, ठीक है, और उसको उस समय के कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने कानून बदल दिया और उसके बाद उसको सजा मिली। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप कि 1970 में किसी से वायलेशन हुआ किसी को लॉ का, और उसको 2 साल की सजा हो गई या 3 साल की सजा हो गई, ठीक है, और 1972 में वो लॉ चेंज होकर उसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया, 5 साल कर दिया। तो भाई उसने जो 1970 में जो जुर्म किया तो उसके हिसाब से जो उसको सजा थी वो थी 2 साल या 3 साल, ठीक है, तो वो 2 या 3 साल ही करेगा। अब इस दरमियान लॉ बदल गया, सजा बढ़ा दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी 5 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है। तो जिस वक्त जो जुर्म हुआ है उस जुर्म में उस वक्त जो कानून है उसके तहत वो सजा दी जाएगी। आगे अगर उस कानून में बदलाव होता है तो उसकी सजा वही पुराने कानून से चलेगी, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो ये आपका राइट है उसका, उस अपराधी का, भले है तो वो इंसान ही ना, भले उसने जुर्म किया है लेकिन उसके कुछ राइट्स है, वो यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट इज डबल जेओपार्डी। नो डबल जेओपार्डी मतलब अ पर्सन कैन नॉट प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब एक जुर्म के लिए आप उसको 2 बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अ पर्सन कैन नॉट कंपेल विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, आप मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, जो भी कन्विक्टेड व्यक्ति है, ठीक है, उसकी वो खुद की इच्छा होगी कि वो अपने खिलाफ बोलेगा नहीं बोलेगा, और ऐसी बात कोई अपराधी अपने खिलाफ नहीं बोलता है तो आप फोर्सफुली उससे लिखवा नहीं सकते, उसका थंब इम्प्रेशन नहीं ले सकते, उसका ब्लड सैंपल नहीं ले सकते, ठीक है, उसकी वॉइस सैंपल नहीं ले सकते, उसका डीएनए नहीं करा सकते, उसका नार्को टेस्ट नहीं करा सकते, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट आपको ऑर्डर ना करे, ठीक है, या फिर वो खुद से राजी ना हो जाए, ठीक है। तो आपने बहुत से केसेस में देखो, एनडी नारायण तिवारी वाले केस में था, नार्को टेस्ट हुआ था, वो लास्ट तक मना करते रहे, ठीक है, और लेकिन कोर्ट के थ्रू कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि नहीं आपका होगा, तब उनका डीएनए टेस्ट हुआ, सॉरी नार्को टेस्ट नहीं, डीएनए टेस्ट की बात करते रहे, ठीक है। तो जब डीएनए टेस्ट जो था उनका, वो उनकी मर्जी नहीं थी उसमें देने के लिए, लेकिन कोर्ट ने करवाया, ठीक, वो जरूरी हो गया था उस केस में, ठीक है। अब मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो किसी भी इंसान की उसकी पर्सनल लिबर्टी स्टेट जो है नहीं छीन सकता अनलेस और अनटिल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है, कानून के दायरे के तहत ही वो ये सब काम कर सकता है स्टेट, ठीक है। और ये जो आपकी फ्रीडम है ये सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को मिली हुई है, ठीक है। तो इसमें 1980 में मेनका गांधी के द्वारा एक केस फाइल किया गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी का जो दायरा है उसको बहुत व्यापक कर दिया, काफी बड़ा फैला दिया, ठीक है। इसमें 35 तरह के राइट्स दिए गए, ठीक है, 35 टाइप्स ऑफ राइट्स हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें जैसे आपके राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, और अभी रिसेंट में जो आप केस देख सुनते हैं राइट अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन, समझ में आ रही बात, अजान से आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी हैं, तो राइट अगेंस्ट नॉइज पॉल्यूशन के तहत वो उसमें कार्रवाई करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें वो उठाते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब मेरी लिबर्टी जो है किसी भी तरीके से भंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो कानून के दायरे के अलावा किसी तरीके से होती है तो, ठीक। अब जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, तो उसमें आपको एक तरीके से आपके घर में होम डिटेंशन हो गई थी, एक तरीके से काइंड ऑफ, लेकिन सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो उसमें आपकी पर्सनल लिबर्टी चली गई, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तो थी, ठीक है। आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की वजह से भले आपकी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो गई, लेकिन वो आपके अच्छे पहुंच गए थे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये आपके लिए स्टेट जो है रूल बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 21A।
जैसे यहाँ पे लिखा है ए, इसका मतलब ये है कि आपके मूल संविधान में ये नहीं होगा, बाद में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे और उसके बाद आर्टिकल्स काफी सारे इसमें अमेंड होकर इंसर्ट भी हुए हैं। तो जितने भी इंसर्ट हुए हैं वो सब ABCD के फॉर्म में आए हैं, नया नंबर नहीं आया कोई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा जो है उसके बारे में बात करता है और ये कहता है स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस फ्रॉम एज ग्रुप 6 to 14। 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए स्टेट जो है प्रोविजंस ऐसे बनाया है कि उनकी प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करेगा और फ्री एंड कंपल्सरी करेगा। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 में आया था, जिससे ये इसमें क्या होता, पहले क्या था कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की फॉर्म में था आर्टिकल 45 में पार्ट 4 में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है कि वो कोर्ट में फोर्सेबल, आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अगर जैसे कोई स्टेट आपके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में निर्देश दिए गए हैं, स्टेट से यूनियन जो है निर्देश देती है राज्यों को कि आप इनके आधार पे अपना वेलफेयर स्टेट डेवलप करिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं करते तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर ये चीज डाल दी जाती है तो ये फोर्सेबल हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में आके। तो पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, तो इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते थे अगर कोई स्टेट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट फंडामेंटल राइट में डाला गया तो यहाँ ये ऑब्लिगेटरी हो गया। ठीक है, मतलब अब करना ही करना है स्टेट को, उसको देना ही पड़ेगा। ठीक, तो तभी आपने देखा होगा कि अब प्राथमिक शिक्षा पे सभी स्टेट जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और ये शिक्षा जो चीज़ होती है ना, जब तक शिक्षा नहीं होगी, कोई समाज में सभी लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तो वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, उसमें समानता कभी नहीं आएगी, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन बना रहेगा। ठीक है, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक, आपके शिक्षा से आप में एक जिम्मेदारी का भाव आता है, समझ आती है। ठीक है, जीने का तरीका आपका बदल जाता है। एक अनपढ़ में और एक पढ़े लिखे में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, वो एक व्यवस्थित जिंदगी जीता है और एक अनपढ़ जो है अव्यवस्थित जिंदगी जीता है। ठीक है, जब सरकार पहले क्या करती थी कि शिक्षा, जैसे आपकी जनता अगर आपने शिक्षित बना ली, पहले के मोनार्की में जाइए आप, राजा महाराजाओं के काल में। ठीक है, वहाँ क्या था कि अगर जनता अगर जागरूक होगी तो वो सवाल खड़े करेगी, तो इसलिए उसको अशिक्षित रखा जाता था। ठीक है, लेकिन एक सोवराइन कंट्री में, एक रिपब्लिक कंट्री में ये सब चीज़ें और एक डेमोक्रेसी में शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी सरकार नहीं देती है, समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं गलत काम कर रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में 1993 में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू जो एजुकेशन है वही राइट टू लाइफ है। ठीक है, शिक्षा ही जिंदगी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बिहार चुनाव के दौरान एक बड़ा रोचक इंसिडेंट हुआ था कि रिपोर्टर ने एक किसी रैंडम पर्सन से पूछा था कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा हमको शिक्षा चाहिए। कि शिक्षा से क्या करोगे, शिक्षा होगी तो हम रोजगार छीन लेंगे। ठीक है, कितनी बड़ी बात उसने बोली थी। अगर शिक्षित होगा तो रोजगार तो वो हक से ले लेगा, मेहनत करके ले लेगा। लेकिन शिक्षक अगर शिक्षित ही नहीं होगा तो रोजगार कैसे पाएगा, कैसे अपने जीवन स्तर बेहतर करेगा। ठीक, तो कितने मतलब भले ही वो एक मजदूर आदमी था लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए डिमांड करी थी, वो नहीं पढ़ पाया लेकिन उसके बच्चे पढ़े। तो वो संदर्भ देखिए, इफेक्ट देखिए शिक्षक होने का। ठीक है, उसने इंपॉर्टेंस समझी। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 22 पर। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इसमें क्या है, दो तरह की डिटेंशन होती है, पुनिटिव एंड प्रिवेंटिव। पुनिटिव में क्या होता है कि आपका बकायदा ट्रायल चलेगा, कोर्ट आपको कन्विक्ट करेगा, तब जाके आप अरेस्ट और डिटेंड होंगे। ठीक है, बेसिकली जो जेल में डालना होता है एक तरीके से डिटेंशन ही तो है। ठीक है, आपको 5 साल की सजा मिलेगी, आपको मतलब नहीं, जिसने भी जुर्म किया उसको 5 साल की सजा, 3 साल की सजा, 10 साल की सजा या उम्र कैद। मतलब क्यों, आप समाज से अलग हटके आपको अलग कर दिया गया है, आपको डिटेन कर दिया गया है, वही आपकी जुर्म है, वही आपका अरेस्ट है। ठीक है, तो आप फेयर तरीके से ट्रायल लेके, मतलब मुकदमा चलाया, आपका प्रॉपर ट्रायल हुआ है, फिर आप कन्विक्ट हुआ, आपका जुर्म साबित हुआ है कोर्ट के द्वारा,
उस तरह की अगर आपकी डिटेंशन होती है, अरेस्ट होती है, तो प्यूनिटिव कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक होती है प्रिवेंटिव, शक के आधार पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट शक के आधार पे भाई आपकी गतिविधियां ऐसी हैं कि आप शक होता है कि भाई आप हमारे खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ या देश के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, साजिश रच रहे हैं, या कोई आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, तब आपको अरेस्ट किया सकता है। उसमें क्या होता है कि विदाउट ट्रायल आपको अरेस्ट कर लेंगे, कन्विक्ट नहीं हुए आप कोर्ट के थ्रू। ठीक है, ना आपको ट्रायल ना कन्विक्ट, लेकिन आप अरेस्ट हो गए। ठीक है, आपको डिटेन कर दिया गया। ठीक, ऐसे बहुत से पीछे बहुत सारे केसेस हुए हैं और रिसेंट में अभी बहुत सारे होते रहे हैं और ये चलते रहता है। ठीक है, जब भी सरकार को किसी से खतरा महसूस होता है तो वो शक के आधार पर उसको उठा लेती है, मतलब डिटेन कर देती है। बाद में वो साबित हुआ नहीं हो, वो अलग कहानी है। अब देखिए ऑर्डिनरी लॉ, अब दो तरीके हैं इसमें डिटेंशन के, एक तो ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू और एक प्रिवेंटिव लॉ के थ्रू। अगर आप ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू जाते हैं तो भी आपके कुछ अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, भाई किस आधार पे आपने मुझे अरेस्ट किया है या डिटेन किया है उसका आधार बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि किस लॉ के थ्रू आपने उसको अरेस्ट किया है। जो अरेस्टेड व्यक्ति है वो कंसल्ट कर सकता है और डिफेंड कर सकता है अपने लॉयर से, अपने लॉयर से बात करेगा वो। ठीक है, लॉयर के थ्रू अपने आप को डिफेंड करवाएगा, ये उसका राइट है। ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा उससे। अगर उसकी हैसियत नहीं है तो सरकार उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक, और इसमें एक खास बात यह है कि 24 आपकी अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर नियर बाय जो भी मजिस्ट्रेट वहाँ पर होगा उसके समक्ष आपको उपस्थित किया जाएगा। उससे ज़्यादा आप उसको कैद में, जेल में नहीं रख सकते। और इसमें इस 24 घंटे में आपका ट्रैवलिंग टाइम जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं आप मतलब आप किसी ने जुर्म किया एक जगह पे, वो भाग के चला गया कहीं और, उसको पकड़ के आप उसे लेके आ रहे, 24 घंटे ज़्यादा हो गया, मजिस्ट्रेट के सामने आप उपस्थित नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली उसको वैसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए उसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो हटा दिया गया है। तो फिर भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करना होगा पुलिस को। ठीक है, वहाँ उसको न्यायिक हिरासत या जो भी है पुलिस कस्टडी, वो डिपेंड करता है केस टू केस। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव लॉ, शक के आधार पर जिस पे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 3 महीने तक आप अरेस्ट कर सकते हैं, 3 मंथ्स। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में इसको 2 महीने कर दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो 3 महीने लेके चलती है और कर लेती है अरेस्ट। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी आपको बताना पड़ेगा इसमें। दूसरा, अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ जो भी व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस जो भी ऑर्डर निकला है उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अपने आप को ये साबित करने के लिए भाई जिन्होंने मुझे शक के आधार पर किया है, लेकिन मेरी ऐसी कोई गतिविधि या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे प्रिवेंटिव लॉ है, इसमें कानून बनाए हैं बहुत सारे। अभी रिसेंट में जो कानून बना हुआ है वो यूएपी है, अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, यूएपीए आपने सुना होगा, बहुत फेमस है ये। उससे पहले पोटा हुआ करता था, उससे पहले टाडा हुआ करता था। अगर आपको याद हो तो संजय दत्त के ऊपर टाडा केस लगा हुआ था, टाडा के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, हालांकि वो आज के डेट में बहुत बड़ा एक्टर है, सजा काट चुका है, लेकिन वो एंटी टेररिस्ट वाला केस था। चलिए, फिर भी डेमोक्रेसी, सबको राइट है। ठीक, तो यहाँ आपके राइट टू फ्रीडम आपके कंप्लीट होते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच।